Assalamu alaikum. Today the topic we will learn in this video is IFRS 5 non-current assets held for sale and discontinued operations. And the subtopics which we will discuss in this video are discussed in the paragraphs 1 till 14 in the standard of IFRS 5. So the subtopics names are objective, scope of the asset, scope of the standard, and the classification of non-current assets or disposal group as held for sale or as held for distribution to owners. So starting with the objective कि भाई ऑब्जेक्टिव है क्या स्टैंडर्ड का. तो पैराग्राफ 1 में उसने अपना ऑब्जेक्टिव बताया है कि भाई इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है कि वो स्पेसिफाई कर सके अकाउंटिंग किस चीज़ की, एसेट्स हेल्ड फॉर सेल की, और साथ में वो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर भी बता सके डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का. फिर इन पर्टिकुलर इसने बताया कि भाई IFRS रिक्वायर क्या करता है कि भाई जो एसेट क्राइटेरिया मीट कर जाए, जो कि इसने आगे डिफाइन किया हुआ है, वो क्राइटेरिया मीट कर जाए किस चीज़ के लिए भाई कि एक एसेट को हम एज अ हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई कर दें. अगर इस तरीके का क्राइटेरिया मीट कर देता है तो भाई वो फिर उसको वो बताता है स्टैंडर्ड के भाई उसको मेजर किस चीज़ पे किया जाएगा, एट द लोअर ऑफ द कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल. कैरिंग अमाउंट या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में जो भी लोअर होगा उसमें उसको मेजर किया जाएगा, और साथ में उसकी डेप्रिसिएशन एसेट पे सीज कर दी जाएगी, यानी उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे. और साथ में फिर ये भी प्रेजेंट सेपरेटली इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी हमारी बैलेंस शीट में उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जाए अलग से, और उस रिजल्ट ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन को किस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में यानी P&L में दिखाया जाए, ये इस स्टैंडर्ड में बताया जाएगा. अच्छा, यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का जिक्र हो रहा है, तो मैं अगर उसको डिफाइन कर दूँ तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन को जिस तरीके से स्टैंडर्ड ने बताया कि कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी, यानी कि एक एंटिटी का एक ऐसा एक कंपोनेंट जो कि डिस्पोज कर दिया गया हो या फिर उसको डिस्पोज करने के लिए हेल्ड फॉर सेल में क्लासिफाई कर दिया गया हो, और साथ में वो कंपोनेंट एंटिटी का एक रिप्रेजेंट करता हो सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस, और साथ में वही जो रिप्रेजेंट कर रहा है सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस वो एक पार्ट हो सिंगल कोऑर्डिनेट प्लान ऑफ डिस्पोज का, यानी उसको हम लोग डिस्पोज करने के इरादे से हम लोग ने उसको रखा हुआ हो. और साथ में एक और चीज़ बोलता है, और बी के एंड में देखेंगे, और या तो वो कंपोनेंट ऑफ एंटिटी एक सब्सिडरी है जो कि एक्वायर्ड की गई है सिर्फ और सिर्फ इस व्यू से कि उसको भाई रीसेल किया जाएगा. फिर ये कि पैराग्राफ 2 से 5 में उसको बताता है. पहले हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है डिस्पोजल ग्रुप का. पहले एक ज़रा यहाँ पे एक डिस्पोजल देख लेते हैं इसका, वो कि भाई क्या कहते हैं स्टैंडर्ड के भाई ग्रुप ऑफ एसेट जो कि डिस्पोज किए जा रहे हों टुगेदर, या तो एक ग्रुप ऑफ सिंगल ट्रांजैक्शन में, और उसके साथ उसकी लायबिलिटीज़ भी एसोसिएटेड हों, डायरेक्टली एसोसिएट की जा रही हो, वो लायबिलिटीज़ भी उस एसेट के साथ ट्रांसफ़र की जाएंगी उस ट्रांजैक्शन के अंदर, यानी कि डिस्पोज की जो ट्रांजैक्शन होगी उसके अंदर भी एसेट और लायबिलिटीज़ दोनों एक साथ ट्रांसफ़र होंगी. अच्छा, इस ग्रुप के अंदर गुडविल भी हो सकती है जो कि एक्वायर की गई हो इन अ बिजनेस कम्बिनेशन. अगर ये ग्रुप इज़ अ कैश जनरेटिंग यूनिट है और इस पर गुडविल एलोकेट की गई है इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पैराग्राफ 82-87, वो हम AS 36 में आप वो देख सकते हैं उसकी वीडियोज़ में, और इफ़ इट इज़ एन ऑपरेशन विद इन सच अ कैश जनरेटिंग यूनिट. सही. इसके बाद फिर हम देखते हैं आगे क्या कहा है स्टैंडर्ड ने. स्टैंडर्ड ने ऐसा कहा है कि भाई द क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट ऑफ दिस IFRS अप्लाई टू ऑल रिकग्नाइज्ड नॉन करंट एसेट एंड टू ऑल डिस्पोजल ग्रुप एंड एंटिटी एक्सेप्ट फॉर दोज लिस्टेड बिलो. यानी कि ये IFRS सब पे एप्लीकेबल है, सारे उन एसेट्स पे और जो डिस्पोजल ग्रुप पे जो कि इस IFRS की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं उन सब पे एप्लीकेबल है. लेकिन किस पे नहीं है वो उसने एक्सेप्शन दे दी ताकि हम बाकी सब पे हम इस IFRS को, उसकी क्लासिफिकेशन को और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को बाकी सब चीज़ों पे अप्लाई कर सकें. पहले तो ये कि भाई डेफर्ड टैक्स एसेट जो कि IAS 12 के हिसाब से हमने अकाउंट फॉर किया हुआ हो तो भाई वो स्टैंडर्ड के उस थ्रू हेल्ड फॉर सेल में नहीं जाएगा. और फिर ये कि एसेट अराइजिंग फ्रॉम एम्प्लॉय बेनिफिट्स यानी डिफाइंड बेनिफिट एसेट्स IAS 19 के हिसाब से, फाइनेंशियल एसेट विद इन द स्कोप ऑफ IFRS 9, IAS 40 के हिसाब से जो नॉन करंट एसेट्स अकाउंट फॉर किए गए हों, या फिर IAS 41 के हिसाब से नॉन करंट एसेट्स हमने रिकॉर्ड किए हुए हों, या फिर ग्रुप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विद इन स्कोप ऑफ IFRS 17. फिर ये कि एसेट जो ये क्लासीफाई किए गए हैं
इन अकॉर्डेंस विद नॉन करंट एसेट जो कि क्लासीफाई किए IAS 1 के हिसाब से, वो एज अ करंट एसेट क्लासीफाई जब उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक हम लोग अपना इस स्टैंडर्ड के अंदर जो क्राइटेरिया दिया हुआ है हेल्ड फॉर सेल का, जब तक वो मीट नहीं कर लेते तब तक हम उसको करंट एसेट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, साथ में ये कि भाई अगर कोई नॉन करंट एसेट है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक इस व्यू से ख़रीदा गया है कि भाई उसको रीसेल किया है, सिर्फ उसको रीसेल करने के लिए परचेज़ किया है, तो वो भी करंट में क्लासीफाई नहीं हो सकता जब तक वो हेल्ड फॉर सेल का क्राइटेरिया मीट नहीं कर लेता। सही। फिर पैरा 4 एक जो यहाँ पे डायरेक्ट डिस्कस मैंने लिखा हुआ नहीं है, उसमें स्टैंडर्ड ने कुछ इस तरीके से कहा है कि भाई सम एंटिटीज़ डिस्पोजेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ एसेट्स, जो ग्रुप ऑफ एसेट डिस्पोज करती हैं और उसके साथ पॉसिबल है कि भाई कोई डायरेक्टली एसोसिएटेड लाइबिलिटीज़ भी हों और वो उनको एक साथ एक सिंगल ट्रांजैक्शन में सेल कर देते हैं, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो ये जो डिस्पोजल ग्रुप है, डिस्पोजल ग्रुप मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो इसी तरीके डिस्पोजल ग्रुप कैश जनरेटिंग यूनिट भी हो सकता है, सिंगल कैश जनरेटिंग यूनिट भी हो सकता है, या फिर एक कैश जनरेटिंग यूनिट का पार्ट भी हो सकता है वो डिस्पोजल ग्रुप। ज़रूरी नहीं कि पूरा कैश जनरेटिंग यूनिट ही हो सकता है उसका पार्ट भी हो। और ये है कि उस ग्रुप के अंदर एसेट और लाइबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज़, और वो एसेट भी हो सकते हैं जो कि हमने एक्सक्लूड कर दिए हैं, ऊपर जो हमने लिस्ट दी है वो एसेट भी उसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। अच्छा, अगर ये कि भाई जो इसको इस स्टैंडर्ड के स्कोप में आ जाते हैं एसेट, जो हमारे IFRS 5 के स्कोप में आ जाते हैं, तो उनमें मेजरमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस IFRS विल अप्लाई टू द होल ग्रुप एज अ होल। लेकिन और उसकी वो क्या होगी मेजरमेंट कैसे करेंगे, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, लोअर ऑफ इट्स कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फिर अगर हम मूव करें अपनी स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड पे, जो पैराग्राफ 6 to 8 के बारे में बात हुई है, इसमें यह है कि भाई एंटिटी शैल क्लासीफाई अ नॉन करंट एसेट और डिस्पोजल ग्रुप एज हेल्ड फॉर सेल if its carrying amount will be recovered principally through a sale transaction rather than continuing use। यानी कि हम लोग जो नॉन करंट एसेट को क्लासीफाई करने का सोच रहे हैं हेल्ड फॉर सेल पे, वो उसी वक्त कर सकते हैं जब हम लोग ने ये सोच लिया हो कि भाई जो हमारी जो एसेट है हमारा, हम इसको यूज़ करने के बाद पैसा नहीं कमाएंगे, बल्कि हम उसकी जो कैरिंग अमाउंट है वो रिकवर करेंगे थ्रू अ सेल ट्रांजेक्शन। तो इस सूरत में हम एज अ हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई करेंगे। अच्छा, अब क्राइटेरिया क्या है? अब क्राइटेरिया कुछ इस तरीके का बताया कि स्टैंडर्ड ने कि भाई एसेट या डिस्पोजल ग्रुप जो भी है वो अवेलेबल हो इमीडिएट सेल के लिए इन अ प्रेजेंट कंडीशन। पहले तो ये कंडीशन दे दी, सब्जेक्ट ओनली टू टर्म्स दैट आर यूजुअल एंड कस्टमरी फॉर सेल ऑफ सच एसेट्स, यानी कि प्रेजेंट कंडीशन में हो और साथ में ऐसे टर्म्स हो कि भाई वो लगे कि भाई सामने वाला बेचने के मूड में है, कि ऐसा नहीं कि अनयूजुअल से टर्म रख दिए कि भाई फेयर वैल्यू क्या है और हमने फेयर वैल्यू क्या रख दी। और साथ में उसने ये भी बोला कि सेल हाईली प्रोबेबल हो। अब हाईली प्रोबेबल मतलब वो भी स्टैंडर्ड ने बताया भाई फॉर द सेल टू बी हाईली प्रोबेबल क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट कमिटेड होना चाहिए, प्लान के कमिटेड होनी चाहिए कि वो उसको एसेट सेल करना है। यानी कि हो सकता है उसने अपना इंटरनल को डॉक्यूमेंट जनरेट किया हो कि भाई कहीं आगे BOD में या कहीं वो एप्लीकेशन वो अपना इंटरनल मेमो निकाला हो कि भाई हमें उसमें, और BOD ने इसको साइन किया हो कि भाई मैनेजमेंट यानी हमारी BOD ने साइन कर दिया, तो ये भी एक वो हो गया कि भाई हमारी मैनेजमेंट उससे मुतमईन है कि भाई एसेट बेचना है, तो ये भी एक हाईली प्रोबेबल वो है कि भाई सेल करेंगे उसको। फिर ये क्या एक्टिव प्रोग्राम चल रहा हो कि भाई हम बायर लोकेट करने के ऐड दिया हुआ हो, कहीं पे एडवर्टाइजिंग एजेंसी को ऐड दिया हुआ हो, तो ये भी एक वो है कि भाई एक निशानी है कि भाई हाईली प्रोबेबल के लिए। फिर ये कि एसेट एक्टिवली मार्केट में बेचा जा रहा हो और जो कि रीज़नेबल हो इन रिलेशन टू इट्स करंट फेयर वैल्यू, जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि फेयर वैल्यू के आसपास हो, ऐसा ना हो कि भाई कुछ ज़्यादा ही अजीब सी प्राइस रख दी है। और फिर ये कि सेल शुड बी एक्सपेक्टेड टू क्वालिफाई फॉर रिकग्निशन एज अ कंप्लीटेड सेल विद इन 1 year, यानी कि 1 साल के अंदर डेट ऑफ क्लासिफिकेशन से हमें एक साल के अंदर बेच देना है। लेकिन कुछ उसके एक्सेप्शन पैराग्राफ 9 में है, वो नेक्स्ट स्लाइड में बात कर लेंगे। लेकिन अगर एक्सेप्शन नहीं है तो हमें 1 साल के अंदर बेचना है, ये भी हाईली प्रोबेबल में से एक पॉइंट है।
और साथ में भाई कोई अगर जुरिडिक्शन में ऐसा कोई लॉ है कि भाई अगर एसेट बेचना है तो हमें उससे परमिशन लेनी पड़ेगी अपने शेयर होल्डर से, तो फिर वो भी एक अहम पॉइंट समझा जाएगा ये कंसिडर करते हुए कि भाई सेल हाईली प्रोबेबल है या नहीं है। अच्छा, फिर ये है कि एंटिटी के पास एक सब्सिडरी है और उसको भी वो सेल कर रही है, सेल प्लान इन्वॉल्विंग लॉस ऑफ कंट्रोल, यानी कि जब वो सेल करेगी तो उसमें उसका लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, यानी उसका जो कंट्रोल है सब्सिडरी जो कहला रही है जिस मकसद से कंट्रोल है उसका, तो वो कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा, यानी सिर्फ हो सकता है एनसीआई बाकी रह जाए उसका या बिल्कुल बेच दे वो। तो ऐसा है कि सीन भाई ये कंट्रोल जा रहा है उसका, तो वो सारे एसेट और सारी लायबिलिटीज़ जो सब्सिडरी के साथ हैं वो उसको अपने उस एसेट को एज ए हेल्ड फॉर सेल करंट एसेट में शो करेगी। मैं एक दफ़ा फिर इसको बात बोल देता हूँ कि भाई ऐसी सब्सिडरी जो आप लोग बेच रहे हो और उस बेचने में साथ में उसका लॉस ऑफ कंट्रोल भी हो, यानी कि अब वो आपकी मज़ीद सब्सिडरी नहीं रहेगी, हो सकता है एनसीआई हो या ना हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको कंट्रोल जा रहा है तो उसके एसेट्स को और उसकी लायबिलिटीज़ को आपको एज अ हेल्ड फॉर सेल रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट पैरा पे मूव करते हैं, पैराग्राफ 9 to 11। अच्छा, 9 पहला जो पैराग्राफ अभी डिस्कस हो रहा है वो 9 है, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि एक्सेप्शन है। तो अच्छा, एक्सेप्शन में क्या है कि भाई 1 साल की ऊपर निकल गया टाइम तो क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ द पीरियड रिक्वायर हमें चाह रहे हैं कि हम लोग रिक्वायर करें क्योंकि भाई हमारी सेल नहीं हो सकी। अच्छा, और फिर ये कि डिले हुआ हो, लिखा हुआ ना, इफ़ द डिले इज़ कॉज्ड बाय इवेंट्स और सर्कमस्टेंसेस जो कि एंटिटी के कंट्रोल के बियॉन्ड है, और ऐसा सफिशिएंट एविडेंस है कि भाई वो प्रूव कर सकती है एंटिटी कि भाई हम लोग को देखो ऐसा हुआ है और हम लोग देखो अभी भी कमिटेड हैं, हम अभी भी इस पर काम कर रहे हैं कि हमारी सेल हो जाए, इस तरह का एविडेंस है कि भाई सामने वाला कन्विंस हो जाए, तो फिर ये एक एक्सेप्शन है, स्टैंडर्ड फिर अलाउ करता है कि चलो उसको आप एज अ हेल्ड फॉर सेल अभी भी करंट एसेट में 1 साल के बाद भी रहने दो। फिर ये कि जब एंटिटी एसेट खरीद रही है, नॉन करंट एसेट या डिस्पोजल को खरीद रही है, सिर्फ इस मकसद से कि वो सब्सिक्वेंटली इसको डिस्पोज ऑफ ही करेगी, तो वो उस नॉन करंट एसेट को हेल्ड फॉर सेल एक्विजिशन डेट पे ही हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई करेगी उस वक्त जब इफ़ रिक्वायरमेंट जो 1 ईयर की रिक्वायरमेंट है वो पिछली स्लाइड में हम लोग देख चुके हैं वो मीट हो रही हो, और साथ में जो हाईली प्रोबेबल की जो कंडीशंस हैं जो कि हमने लास्ट स्लाइड में पैराग्राफ 7 और 8 में पढ़ी थी, लेकिन अगर वो मीट हो रही हों, और अगर वो मीट नहीं भी हो रही तो वो विद इन अ शॉर्ट पीरियड मीट हो जाएंगी, यूजुअली जो 3 मंथ्स की उसने स्टैंडर्ड ने अपनी गुंजाइश दी है। अगर इस तरीके की दोनों कंडीशन है कि 1 ईयर रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, हाईली प्रोबेबल की जो क्राइटेरिया है वो भी पूरा हो रहा है, विद इन 3 मंथ्स भी पूरा हो रहा है, तो भी आप उसको एक्विजिशन डेट पे हेल्ड फॉर सेल में क्लासीफाई कर सकते हो। फिर पैराग्राफ 12 पैराग्राफ ये कहता है कि भाई अगर आर मेट एट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, यानी कि 7 और 8 की जो आपके क्राइटेरिया भी हमने हाईली प्रोबेबल पढ़े कि भाई हमारा क्राइटेरिया मीट कर रहा है आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड का, हेल्ड फॉर सेल का क्राइटेरिया मीट कर रहा है आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, तो एंटिटी नॉन करंट एसेट को हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई नहीं करेगी उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। लेकिन अगर वो क्राइटेरिया आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड मीट हो रहा है लेकिन वो ऑथराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले मीट कर जाता है, तो एंटिटी उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेगी, जैसा कि पैराग्राफ 41A, 41B और 41D में नोट्स में मेंशन है इस स्टैंडर्ड के। अब वो जब हम प्रेजेंटेशन और उसमें जाएंगे अब हम वहाँ पे इसको डिस्कस कर लेंगे। अब आप उसके लिए डायरेक्ट वो वाली स्लाइड खोल लें कि जो प्रेजेंटेशन है डिस्क्लोजर वाली। अच्छा, फिर ये कि हम लोग उस नॉन करंट एसेट को क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स जब करेंगे, यानी एक तो होता है हेल्ड फॉर सेल, अब एक ये है कि बेचने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स है, तो बात एक ही है, बस एक वो है सेल होकर पैसा अपने पास आएगा, और एक में ये डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स है। तो अगर सेम इसका भी यही हाल है, इसका भी क्राइटेरिया सेम यही स्टैंडर्ड दिया गया भाई अगर आपको एसेट हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स है आपका, या डिस्पोजल ग्रुप हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स है और एंटिटी कमिटेड है उसको कि डिस्ट्रीब्यूट करेगी ओनर्स को, तो अगर ऐसा केस है तो एसेट मस्ट बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि हमने कहा प्रेजेंट कंडीशन के अंदर, जैसे पिछले 2-3 स्लाइड्स में जो हमने क्राइटेरिया डिस्कस किया 7-8 पैराग्राफ का, अगर उस तरह की कंडीशन मीट हो रही है, प्रेजेंट कंडीशन और हाईली प्रोबेबल है,
तो स्टैंडर्ड कहता है कि भाई आप उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हो हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर से। फिर पैराग्राफ 13 to 14 में इसने क्या कहा भाई, इसने क्या कहा कि भाई एंटिटी शेल नॉट क्लासीफाई नॉन करंट एसेट को जो कि अबेंडन हो गया हो, यानी कि जो अबेंडन कर दिया हमने नॉन करंट एसेट को, वो एज अ हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई नहीं करेगी, क्योंकि भाई कैरिंग अमाउंट वो कंटिन्यूइंग यूज से ही रिकवर करेगा। लेकिन अगर डिस्पोजल ग्रुप कंडीशंस मीट कर लेता है, जो कि पैराग्राफ 32A से लेकर C में बोली गई हैं, तो एंटिटी फिर वो प्रेजेंट रिजल्ट्स के और कैश फ्लो से जो भी हमारा जो प्रेजेंट रिजल्ट्स आएंगे उस क्राइटेरिया को मीट करने के बाद कैश फ्लोज ऑफ द डिस्पोजल ग्रुप और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन आएगा, तो वो इन अकॉर्डेंस विद पैराग्राफ 32, 33 एंड 34 के हिसाब से काम किया जाएगा उस पर। अच्छा, 32A और 32C में क्या लिखा हुआ है, वो जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की मैंने डेफिनेशन बताई है ना, सेम एग्जैक्ट इज वही लिखी हुई है उसके अंदर। अच्छा, अगर ये मीट हो जाता है तो भाई एंटिटी अपने रिजल्ट्स को, प्रेजेंट जो रिजल्ट आए हैं उस डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के वजह से और जो कैश फ्लोज हैं उस डिस्पोजल ग्रुप के, वो अकॉर्डिंग पैराग्राफ 33 एंड 34 बताएगी कि भाई जिस डेट पे हमने क्राइटेरिया मीट कर लिया उस डेट के बाद से वो बताएगी कि भाई ये हमारा भाई उस डेट के बाद का ये रिज़ल्ट है, उस डेट पे हमारा ये रिज़ल्ट था। तो पैराग्राफ 33 एंड 34 पे जब पहुँचेंगे वहाँ पे हम इस बात को देख लेंगे। फिर ये कि भाई नॉन करेंट एसेट जो कि अबेंडेंट हो गए हैं, अब इनको उसने बताया कि भाई नॉन करेंट एसेट जो अबेंडेंट हैं वो क्या हैं, उनको हम किस किस चीज़ों में उसको इंक्लूड करते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें इसने बताई हैं, बताई जो अबेंडेंट एसेट्स हैं नॉन करेंट एसेट में इंक्लूड किए जाते हैं, वो नॉन करेंट एसेट जो कि यूज़ किए जाएंगे एट द एंड ऑफ देयर इकोनॉमिक लाइफ तक, और वो नॉन करेंट एसेट जो कि क्लोज हुए हैं, बेचे नहीं गए। ये अभी तो फ़िलहाल सिंपल सा अभी उसने स्टैंडर्ड ने अभी सिर्फ हमें क्लासिफिकेशन का वो बताया है कि भाई हमारी क्लासिफिकेशन में इस तरीके से क्लासिफिकेशन होगी, ये ऑब्जेक्टिव है, ये स्कोप है हमारे उसका IFRS 5 का। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि भाई उसकी मेजरमेंट किस तरीके से होगी। मेजरमेंट के बाद हम उसकी प्रैक्टिस का भी देखेंगे, भाई स्टैंडर्ड एक तरफ देखेंगे भाई स्टैंडर्ड क्या कहता है, और फिर उसी स्टैंडर्ड की इम्प्लीमेंटेशन हम बाय प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जो हमने समझा है ये मेन मकसद जो हमारा समझने का है उसको प्रैक्टिस में लाने का है वो मुकम्मल हो। सिर्फ क्योंकि इसको पढ़ने से डायरेक्ट बंदा डायरेक्ट एग्ज़ाम में उतर नहीं सकता और डायरेक्ट सीख भी नहीं सकता कि भाई ऐसे पढ़ने से बड़े बड़े सवाल सॉल्व नहीं होते, पहले बेसिक सॉल्व होती हैं। सही, उम्मीद है कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मज़ीद वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफाइड रहने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने सर्कल में